परिवार, आप कभी घर पर आकर देखो, 3.5 लाख रुपए खर्चा हो गया है। क्या करेंगे बताओ, कहाँ से देंगे? आंखों में आंसू आते, गले लग लग के जाते हैं मंत्री। दिल्ली के सातों सांसद यहाँ पर आकर हमारे गले मिल कर गए। हमारे आपको रोना आता है वो बातें सोच सोच के। उन्होंने ये वादे करते बड़े बड़े बीजेपी वालों ने कि आप हमें सदन में लेकर आओ, हम आपका रोजगार लेकर आएंगे। आज उनके पास जाते हैं ना तो हमें गेट से भगा देते हैं, बाहर से ही। देश को निष्काम ड्यूटी की जरूरत पड़ती है तो सिविल डिफेंस, मरने के लिए जाओ तो सिविल डिफेंस, कोरोना काल में जाओ तो सिविल डिफेंस, दिल्ली में बाढ़ आए तो सिविल डिफेंस। हर चीज़ में जब तुम सिविल डिफेंस को याद करते हो तो रोजगार के मामले में सिविल डिफेंस को क्यों नहीं याद करते? तो दोनों सरकारों को कहना चाहूँगा कि सदा तुम न रहोगे नेताजी, आज बेशक हवा तुम्हारी है। आज जहाँ तुम हो वहाँ कल किसी और की बारी है। अगर इतना ही अत्याचार तुम इन लोगों पर करोगे, 11,000 परिवारों पर, तो ये कुर्सी तो सदा नहीं रहेगी। क्योंकि जब ये तुम इनको दुख दोगे, 11,000 परिवार हैं, इनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, बच्चे सड़कों पर आ गए हैं, बच्चों की शिक्षा छूट चुकी है, बुजुर्गों की दवाई नहीं आ रही है, कमरों का किराया नहीं जा रहा है, जब इनकी सिस्टम के अकॉर्डिंग आप हमें आदेश नहीं कर सकते हैं। हमको इस विषय में जो आदेश कर सकते हैं वो एलजी साहब कर सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा से मामला जुड़ा हुआ मामला है ये, और सर्विसेज से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसमें दिल्ली सरकार आदेश नहीं कर सकती, इसमें केंद्र सरकार आदेश कर सकती है और केंद्र सरकार के एलजी साहब कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय मौजूद हूं दिल्ली के राजघाट में, जहां पर मैं बैठा हूं उन लोगों के साथ जो एक तरीके से दिल्ली की लाइफलाइन है। दिल्ली की जो बसें चलती हैं, उस बसों में सुरक्षा इंतजामात के लिए और लोगों की सुविधा के लिए जो सिविल डिफेंस के लोग होते हैं, उनके साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से उनको अनदेखा किया जा रहा है। यहाँ तक कि ये वो सरकार है जो कहती थी कि हम गरीबों के लिए, अन्य लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए, यानी कि जो उनके भी एम्प्लॉय हैं या फिर कहा जाए जो अनाधिकृत एम्प्लॉय हैं, उनके लिए काम करेंगे। लेकिन ऐसे कुछ काम वो करते हुए नज़र नहीं आ रहे। उनके खिलाफ यहाँ पर लगातार प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं वो, और लगातार वो कह रहे हैं कि आखिर हमने ऐसा क्या गुनाह किया जो हमको इस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। आइए अब सीधा उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी तकलीफ क्या है और किस तरीके से वो ये जो गूंगी बहरी सरकार है उनसे न्याय मांग रहे हैं। जी, सबसे पहले नाम बताइए आपका। मेरा नाम विनोद कुमार पाल है और आज हमें 13 महीने 8 दिन लगभग होने जा रहा है, 7 से 8 दिन। इतने दिनों से धरना प्रदर्शन करते हुए आज हमारी ये हालत हो गई है कि हम लोग काफ़ी हद तक सोचने पे मजबूर हो गए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि दिल्ली सरकार ने 2 बार विधानसभा से सत्र पास करके और हमारे लेटर को भेजा। एक बार रीज्वाइनिंग के नाम पे और अब दोबारा जो बना करके भेजा, जिस पे पिछले वाले पे एक तो कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई थी क्योंकि मुख्यमंत्री उस टाइमिंग जेल चले गए थे। जेल जाने के बाद वो सारे प्रोसेस होने के बाद में वहाँ से छूट करके आए। आज की डेट में वो मुख्यमंत्री महोदय वापसी आने के बाद में उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। दूसरी मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने इस चीज़ पे बिल लाने की कोशिश की। तो बीजेपी सरकार की तरफ से हम लोगों के साथ में ये कहा गया कि आप इनको इस तरीके से ना रखो, आप इनको पक्का करो। ये बीजेपी ने आपकी तरफ से डिफेंस करा है? डिफेंस करा, हाँ। बीजेपी ने हमारी तरफ से, हम सभी दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर की तरफ से और बस मार्शलों की तरफ से बीजेपी सरकार ने कहा कि आप इनको पक्का करो, परमानेंट करो। दिल्ली सरकार ने उस पर भी हामी भरी कि हाँ हम पक्का करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लाइए बिल, आप एलजी साहब से साइन करवाइए, आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस चीज़ को लेकर के उस पर बिल बनाया गया, बिल बनाने के बाद उस पर कार्रवाई हुई। सारी कार्रवाई होने के बाद यहाँ दिल्ली सचिवालय में विजेंद्र गुप्ता जी जो कि LOP हैं, LOP होने के साथ में उनसे मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री साहब के पास पहुँचे। वहाँ पर सारी चीज़ें होने के बाद में एट ए टाइम पे उन्होंने कहा कि भाई आपने कैबिनेट मीटिंग तो अभी तक तो करी नहीं है, कैबिनेट मीटिंग करो। कैबिनेट मीटिंग होने के लिए तुरंत ही दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने जो बड़ी विनम्र लहजे में, बड़े ही आदर सम्मान के साथ में ये कहा कि भाई हम कैबिनेट मीटिंग अभी तत्काल में करेंगे।
तुरंत के तुरंत कैबिनेट मीटिंग अरेंज की। कैबिनेट मीटिंग हुई। कैबिनेट मीटिंग होने के बाद में जो ऑपोजिशन पार्टी के विजेंद्र गुप्ता जी हैं, उनके साथ में उन्हीं की गाड़ी में बैठ करके मुख्यमंत्री प्लस दिल्ली सिविल डिफेंस के 5-6 जवान और विधायक, ये सभी लोग, ऑपोजिशन के लीडर, ये सभी लोग गए एलजी महोदय के पास में। एलजी महोदय से हमारे कुछ साथी, हमारे बीच के कुछ साथी जो कि जा करके ऑपोजिशन की तरफ से उनसे मुलाकात करके आए। उन्होंने ये कहा कि भाई हमने दिल्ली सिविल डिफेंस के जवानों से 1 हफ्ते का वक्त ले लिया है, लेकिन आज तक हमारे धरने प्रदर्शन पे कभी इस चीज़ का वक्त नहीं दिया गया था। वहाँ से इस वक्त को लेने के बाद में उन्होंने कहा 1 हफ्ते में मैं जवाब देता हूँ। 1 हफ्ते में जवाब देते देते 19-20 दिन के बाद जवाब दिया, और 19-20 दिन के बाद जवाब देने के बाद भी आज ये कह रहे हैं कि अभी कब कार्य होगा कोई कंफर्मेशन नहीं निकल कर के आ रहा है। तो इतना सब आपने बताया, इतनी सब चीज़ें हुई, लेकिन अंत में क्या हुआ कि कुछ भी काम नहीं अभी भी हम शून्य पे अटके हुए हैं, और शून्य पे अटकने के बाद में अब ऐसे हालात में 13 महीने, 13.5 महीने, 14 महीने, 15 महीने, 18 महीने बीतने के बाद भी क्या करें? आज हम कौन से कगार पे जाए हम लोग? या तो शांतिपूर्ण धरने को उग्र प्रदर्शन के रूप में बदल दें, या फिर विधायकों के ऊपर हम कोई कार्रवाई करना चालू करें, या और लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई करना चालू करें। बहुत सारी बातें दिमाग में घूमती हैं, लेकिन ये धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, शांतिपूर्ण है, और शांतिपूर्ण तरीके से ही आगे कार्रवाई करेगा और करता रहेगा जब तक हम लोगों के रोजगार को सुनिश्चित नहीं कर दिया जाता है। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और क्यों सरकार नहीं सुन रही, क्या लगता है? सर नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर मेरा नाम भगवान दास है। हम पिछले 14 महीनों से, लगभग 14 महीने ख़त्म होने जा रहे हैं, 14 महीने से हम अपने रोज़गार को लेकर धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, और हर सरकार के पास में गुहार लगा रहे हैं कि हम जल्द से जल्द हमें हमारी ड्यूटियों पे बहाल कर दिया जाए, ताकि हम इस चीज़ से मुक्त हो सकें जो हम परेशान हो रहे हैं। लगभग 14 महीने के अंदर में मेरा 20 किलो वज़न वेट कम हो गया है। मेडिकल मेरा करवा के देख लेना, और जब मैं लगा हुआ था उस टाइम मेरा वेट 82 किलो था, आज मेरा वेट 65 किलो है। मैक्सिमम 20 किलो के आसपास लमसम कम हो गया। लेकिन हमें एक बात ये समझ में नहीं आती कि जो हमें 1968 का एक्ट का हवाला देके जो हमें बेरोजगार करा गया है, तो ये एक्ट पूरे भारत में लागू होता है संविधान के अनुसार। तो भारत के 14 राज्यों में जब सिविल डिफेंस तैनात है, तो खाली दिल्ली को ही क्यों टारगेट बनाया गया? अगर एक्ट तो सब पे लागू होता है, पूरे भारत पे लागू होना चाहिए। तो भारत की 14 राज्यों में सिविल डिफेंस ड्यूटी भी कर रही है, सैलरी भी ले रही है, लेकिन दिल्ली सिविल डिफेंस को क्यों बेरोजगार करके घर में बिठा दिया गया है? हमारी तो सरकार से एक तो ये मांग है कि इसका जवाब दिया जाए। दूसरी बात, जब 1968 का एक्ट का हवाला देकर आपने हमें हटाया है, तो आप हमें ये बताने की कोशिश करें कि आपने किस एक्ट के अनुसार हमें रोजगार पर लगाया था। ठीक है सर, तो हमारी तो केवल राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम तो बस इतना करेंगे कि अगर आचार संहिता लगने से पहले हमें रोजगार पर सरकार वापस बुला लेती है, तो हम दोनों सरकार का हाथ जोड़ के अभिनंदन करते हैं। अन्यथा अगर आचार संहिता लग गई, तो हम डोर टू डोर जाकर, घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, इन दोनों सरकारों का बहिष्कार करेंगे, और दिल्ली के अंदर में हम ऐसी सरकार का गठन करेंगे जिसे ये दोनों सरकार मतलब पछताएगी, बाद में इनको पछताना पड़ेगा। और ये हम दावे के साथ कह रहे हैं, अब तो करो या मरो की लड़ाई है। अब आप ही समझ लीजिए सर क्या करना है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जाग जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी वहीं के वहीं सारा माहौल ठीक हो सकता है। बस आप हमें हमारे रोजगार में भेजिए। हम आपसे खाली इतनी विनती करते हैं। जय हिंद, जय भारत। 14 महीने से आप यहाँ बैठे हैं, आप बता रहे हैं, तो 14 महीने से कैसे घर परिवार चल रहा है, क्या कितनी दिक्कतें आ रही हैं? सर जी, घर परिवार आप कभी घर पर आकर देखो, 3.5 लाख रुपये खर्चा हो गया है। क्या करेंगे बताओ, कहाँ से देंगे? आंखों में आंसू आते, गले लग लग के जाते हैं मंत्री। दिल्ली के 7 सांसद यहाँ पर आकर हमारे गले मिल कर गए। हमारे हमको रोना आता है वो बातें सोच सोच के। उन्होंने ये वादे करते बड़े बड़े बीजेपी वालों ने
कि आप हमें सदन में लेकर आओ, हम आपका रोजगार लेकर आएंगे। आज उनके पास जाते हैं ना तो हमें गेट से ही भगा देते हैं, बाहर से ही। उन्होंने खुद ने प्राइवेट सिक्योरिटी बैठा रखी है। अरे उनकी जगह हमें बिठाओ। दिल्ली के अंदर में इतने सरकारी संस्था है, जैसे कि आपके हॉस्पिटल हो गए, सरकारी स्कूल हो गए, वहाँ पे प्राइवेट एजेंसियों को आप बढ़ावा दे रहे हो, तो उसकी जगह हमें भेजो ना। जो सरकार ने हमें तैयार करा है, हमने शिक्षा भी ली है, हमने अपनी योग्यता भी हासिल करी है, हमने प्रैक्टिस भी करी है, सारा कुछ। जब देश को निष्काम ड्यूटी की जरूरत पड़ती है तो सिविल डिफेंस, मरने के लिए जाओ तो सिविल डिफेंस, कोरोना काल में जाओ तो सिविल डिफेंस, दिल्ली में बाढ़ आए तो सिविल डिफेंस। हर चीज़ में जब तुम सिविल डिफेंस को याद करते हो तो रोजगार के मामले में सिविल डिफेंस को क्यों नहीं याद करते? भाई भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता, तो निष्काम ड्यूटी कहाँ से कर लेंगे हम? क्या सरकार को इतनी आंखों में शर्म नहीं है कि हम निष्काम ड्यूटी भी करेंगे? हम मना नहीं करते, लेकिन हमें रोजगार पर तो बैठाओ। हम निष्काम ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं। हमें महीने में 2 जो हमारी लीव काटी जाती है जानबूझकर, हमें 2 लीव पर आप अपनी निष्काम ड्यूटी दे दो, हम वो भी करेंगे। हमसे सर पूरी 31 ड्यूटियाँ करवाते हैं और फिर भी उसकी 31 ड्यूटी करने के बाद में भी 2 लीव लगा देते हैं जानबूझकर। ये सरकार की राजनीति चलती है हमारे साथ में, फिर भी हमने कभी विरोध नहीं करा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब बताओ, सरकारी प्रथा को अंदर में प्राइवेट संस्था तुम घुसा रहे हो, और जो सरकारी जो वर्दीधारी हैं, बेल्ट की ड्यूटी करते हैं, हम सम्मान करते हैं अपनी वर्दी का, लेकिन क्या करें, सरकार ये सब होने नहीं दे रही है। कारण क्या है? अभी 14 महीने तो आप बैठे रहे, लेकिन क्या ये यहाँ पर बैठना ही लगातार बस सिर्फ बैठे रहना, ये कितना व्यापक हो सकता है? ये कितना कामयाब हो रहा है आप लोग? ये तो सर देखो, अंधकार में घुसेड़ दिया हमें। अब इस अंधकार में से निकलने के लिए अब हमारे को, पहले तो गांधीगिरी कर रहे हैं हम, अब गांधीगिरी से अगर हम भगत सिंह बन गए, राजगुरु सुखदेव बन गए, तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा इनके साथ में। तो ये या तो करो मरो वाली बात हो गई है, या तो हम अपना रोजगार ले लेंगे, अन्यथा इसी जगह पे हम अपना जीवन त्याग कर देंगे। क्यों वादे पूरे नहीं हो रहे, क्या लग रहा है? सर ये वादे इसलिए पूरे नहीं हो रहे, पहली बात तो हम कोई पार्टी से नहीं है। आज ये सरकार बोलती है भारतीय जनता पार्टी, ये दिल्ली सरकार के बिठाए गए हैं। तो मैं दोनों पार्टी को ये बोलना चाहता हूँ, क्या आपने नहीं देखा था हमारे को 15-15 साल से हर सरकारी डिपार्टमेंट में, जैसे डीटीसी में, अन्यथा और भी डिपार्टमेंट में हम कार्य कर रहे थे। आपको पता होगा कि जैसे कोरोना महामारी जैसी में हमने इतना साथ दिया, सिलेंडर हमने अपने कंधों से उठाए और ऑक्सीजन दिलवाया कईयों को, मरीजों को, जो अपने घर में अपनी बहन भाई को हाथ लगाते हुए डरती थी, उस जगह हमने साथ दिया। ये सरकार तो घर में बैठे हुए अपना रोटी सेक रही थी, मज़े से जी रहे थे। तो मैं इन दोनों सरकारों को बोलना चाहता हूँ, हमारी कोई आपसे दुश्मनाई नहीं है। आप तो खाली 400 वोट की बात करते हैं, ये तो 4 लाख परिवार है, 10,792 जो ऑन ड्यूटी थे, और इनका परिवार जोड़ोगे ना तो आपको मैं बता दूँ, ये 4 लाख आदमी परिवार है, और 4 लाख तो बहुत हो जाता है। तो हम भारतीय जनता पार्टी को हम यही बोलना चाहते हैं कि जब दिल्ली सरकार लगाने के लिए गुहार लगा रही है हर बार बार, तो आप एक साइन क्यों नहीं कर सकते? चलो हम ये भी मानते हैं, चलो मार्शलों में नहीं लगा सकती भारतीय जनता पार्टी, तो सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी कई स्कूल है, ज़मीन पड़ी है, मतलब कि स्टैंड पड़े हैं जो रोड पे हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा तो वहाँ भी हो सकती है। ज़रूरी थोड़ा है कि बस में रहेंगे जब भी महिला सुरक्षा होगी, क्योंकि हम ही झेलते हैं। आज जो जेब कतरे रोड पे घूम रहे हैं, चोरी चकारी करने वाले घूम रहे हैं, आपने देखा भी होगा, पहले कईयों के चाकू लगे हैं, तो हम ही लड़ रहे हैं ना। हम बचेंगे तो, समझ रहे हो आप क्या बोलना चाह रहे हैं हम? तो मैं तो सरकारों से यही गुहार लगाऊंगा कि देखो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, ठीक है, आपने पहले वादे निभाए थे, वो वादे भी चलो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, मगर अब तो कम से कम शर्म करो दोनों सरकार। क्योंकि देखो आज भी कभी भी देख लेना, इनकी मीडिया से फ़ोटो उठा के मुख्यमंत्री एलजी के साथ बैठी हैं, बातें कर रही हैं। क्यों हमारे लिए कोई बातें नहीं है क्या? इनके लिए कोई लेटर नहीं है क्या? कोई जवाब नहीं है? चलो एलजी साहब नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट का रास्ता पकड़े, मुख्यमंत्री को हम बोलना चाहते हैं, कोर्ट से जवाब मांगे ना। तो मैं तो सर इतनी बात बोलना चाहता हूँ, दिल्ली विधानसभा के चुनाव से पहले इन 10,792 बस मार्शलों का नौकरी पे लगाने का काम करें, नहीं तो ये बस मार्शल इतना डिप्रेशन में आ रहे हैं, ये कुछ भी करने के लिए त्याग देंगे फिर। क्योंकि इसमें जिम्मेदारी सबसे बड़ी क्या अरविंद केजरीवाल या उनकी सरकार की बनती है, उनकी वजह से ये सब हुआ है। देखो ये पहले जो लगाए गए थे दिल्ली सरकार द्वारा ही लगाए गए थे हमारे को, और ये दिल्ली की वैकेंसी थी दिल्ली सिविल डिफेंस बस मार्शल की, और ये आपको मैंने बताया भी है, डीटीसी में लगे थे 40 डिपार्टमेंट में, जैसे आईएएस अधिकारी के घर पे, एसडीएम ऑफिस में, डीएम ऑफिस में, अन्यथा 40 विभाग में लगे हुए थे, कार्य कर रहे थे। अभी कुछ लोग लगे हुए हैं कि अभी तो पोल्यूशन में लगाया। देखो ये पोल्यूशन जैसी राजनीति देखो, इसमें साइन भी एलजी ने करे हैं। अगर दिल्ली सरकार ने नोटिंग बना के भेजी है इनको पोल्यूशन में लगाओ, तो साइन क्यों कर दिए? क्या करो, ये ऐसे कोरोना में हमने झेली,
पोल्यूशन में भी हम ही झेल रहे हैं। आपके मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, आप जैसे पंजाबी बाग एरिया में जाके देखें, ऐसे अदरवाइज एरिया में जाके देखें, इतना पोल्यूशन हो रहा है कि वहाँ पे आप 4-4 मास्क लगा के घूम लो, जब भी आप घुटन से वैसे ही मरोगे। तो लड़ाई करने के लिए तो हम, पोल्यूशन झेलने के लिए हम, नौकरी करने के लिए हम नहीं है। समय तो मैं सबसे पहले तो दोनों सरकारों को कहना चाहूँगा कि सदा तुम न रहोगे नेताजी, आज बेशक हवा तुम्हारी है, आज जहाँ तुम हो वहाँ कल किसी और की बारी है। अगर इतना ही अत्याचार तुम इन लोगों पर करोगे, 11,000 परिवारों पर, तो ये कुर्सी तो सदा नहीं रहेगी। क्योंकि जब ये तुम इनको दुख दोगे, 11,000 परिवार हैं, इनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, बच्चे सड़कों पर आ गए हैं, बच्चों की शिक्षा छूट चुकी है, बुजुर्गों की दवाई नहीं आ रही है, कमरों का किराया नहीं जा रहा है, जब इनकी दिल से बद्दुआ लगेगी तो तुम कितना कुर्सी से चिपके रहोगे। देन दूसरी बात, पिछले 1 साल का जो हमारा संघर्ष है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, उस संघर्ष को ना तो मैं 2 मिनट में, ना 20 मिनट में, ना 2 शब्दों में, इसको कई दिन लग जाएंगे। क्योंकि संघर्ष हमारा इतना लंबा था, हमारे साथियों ने यहाँ पर सब कुछ सहा है, सारे बरसात मौसम, पुलिस प्रशासन की प्रताड़ना से लेकर सब कुछ सहा है। जैसे तैसे हमें लगता है कि अब थोड़ी पटरी लाइन पर आई है, अब काम हो जाएगा। ये फिर कोई ना कोई कानूनी दांवपेच उसमें कागजों में फंस जाता है, जिससे कि हमारा बनता काम जो है वो रुक जाता है। बीच में भी प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पर, जो ड्राइवर्स ने किया था, और अब फिर दोबारा आप लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर दोबारा से कोई बड़ा एकदम प्रोटेस्ट हो सकता है। क्या उसकी संभावनाएं लग रही हैं कि एक गुस्सा फूटेगा? देखिए, जो भी अन्य डिपार्टमेंट है मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं तो सिर्फ अपने जो 11,000 परिवार है इनके बारे में बात करूँगा, इनके दुख के बारे में बात करूँगा। उनके बारे में बात सिर्फ मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि उनका रोज़गार चल रहा है। फ़र्क समझना, उनका रोज़गार चल रहा है, उनका घर परिवार चल रहा है, उनकी सैलरी आ रही है। हम पिछले 1 साल से बैठे हैं, हमारा रोज़गार बिल्कुल ठप है, बंद है, शून्य है, कोई सैलरी हमारी नहीं आ रही है। किसी सरकार ने हमें नहीं पूछा, होली दिवाली सारे त्यौहार हमारे फीके निकल गए, कोई पूछने वाला नहीं था। ये तो हमारा संघर्ष ही एक, ये लोगों की मेहनत, ये 10,000 लोगों की, जो आज हम आए दिन मीडिया वगैरह में बातें आ जाती हैं और इन्होंने ज्ञापन लाकर, रेजुलेशन लाकर आगे भेजा हुआ है। देखिए, मैं सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ, मैं पहले भी ये बात मैं कहता आया हूँ दोनों सरकारों से कि देखिए, इस समय दिल्ली के अंदर 2 सरकारें चल रही हैं। एक वो सरकार है जिसको हमने चुना है, और एक सरकार है इनडायरेक्टली। आप भी जानते हैं कि सीएम से भी ऊपर कुछ ऐसी शक्तियां हैं, क्योंकि ये दिल्ली जो है ये देश की राजधानी है, ये पूर्णतः पूर्ण राज्य नहीं है। हमारे लिए फ़ायदा तब होता जब ये पूर्ण राज्य होता, तब हम एक सरकार को घेरते, क्योंकि पूरी पावर उस पर थी। आधी पावर बटने के बट जो आधी पावर जो एलजी साहब के पास चली गई है, उससे हमारा खेल बिगड़ चुका है। अगर हम एक को राजी कर लेते हैं तो दूसरा मानने को राजी नहीं है। दूसरा पक्ष कह रहा है कि मैं 25 में आऊँगा तो आपको देखूँगा, तो पक्का करूँगा आपको। मैं ये बोल रहा हूँ कि तब तक हम ऐसे ही रहें, रोड पर रहें। आप लोगों के ऊपर भी वोट की चोट पड़ रही मैं है। वही बता रहा हूँ, ये सारा खेल ही राजनीति का है कि तुम हमारी सरकार बनाओ तब हम तुम्हें पक्का करेंगे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी 2-3 महीने रह रहे हैं इसमें इलेक्शन वगैरह में, तो क्या करें हम? मतलब भूखे मर जाएं 2-3 महीने में? आप समझते हो कितना नुकसान हो रहा है? जैसे कि हमारे साथी ने बताया, ये तो सिर्फ हमारे एक साथी की कहानी है कि उस पर 2.5-3 लाख रुपए कर्जा है। ऐसे और भी अन्य साथी हैं जिन्होंने अपने वाहन तक बेच दिए, अपने जो कीमती सामान है घरों के वो बेच दिए, अपने जेवर अपने वो गिरवी रख दिए। किस तरह से वो अपने मकानों का किराया दे रहे हैं, क्योंकि आए दिन मकान मालिक उन्हें परेशान करते हैं। तो ये बहुत बड़ा दुख है। मैं इसको 2 मिनट में या 2 घंटों में नहीं बता सकता। मैं तो सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात करता हूँ। मैंने पहले भी कहा था सरकार, दोनों सरकारों से, कि आपके हिस्से में जो जो काम है वो कर दीजिए। देखिए, आप और हम एक सामान्य इंसान हैं, हम कानून में नहीं हैं, कानून हम नहीं बना सकते। जो एमएलए हैं विधानसभा में वो कानून बनाएंगे, और जो एलजी साहब बैठे हैं उसको वो पारित करेंगे। जब जिसने जो पारित करके आगे भेज दिया, जैसे सीएम ने अगर कोई प्रस्ताव भेजा है तो तुरंत उसको संज्ञान में लेके उसको बताया जाए, उसमें ना कमी निकाली जाए। फिलहाल के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने 3 महीने की ड्यूटी दी है, एलजी साहब के ये ऑर्डर थे कि इनको 3 महीने के लिए कहीं ना कहीं, जब तक इनकी पॉलिसी नहीं बनती, इनको लगाया जाए। मैं ये बोलता हूँ, जब आप 3 महीने के पोल्यूशन के ऑर्डर दे सकते हो और उसे सीएम एक्सेप्ट कर सकती है, तो भाई तुम आपस में दोनों मिलकर इन्हें तत्काल क्यों नहीं लगा सकते? जैसे थे जैसे वहाँ लगा दो। अभी भी इतनी वैकेंसियाँ हैं, जैसे मेरे साथी ने बताया कि ठेकेदारी प्रथा के ख़त्म करने से वादे जो सरकारें आती हैं, आज वही ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दे रही है। स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, सरकारी संस्थाएं हैं जिनके अंदर प्राइवेट सिक्योरिटी के टेंडर चल रहे हैं। अगर आप इन्हें थोड़े थोड़े करके भी लगा दोगे तो इनका वैसे ही पता नहीं चलेगा। दूसरा क्या है, एक जो महत्वपूर्ण बात थी, बेरोजगारी मुद्दा। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है पूरे भारत में जिसे सरकारें बनती भी हैं और सरकारें बिगड़ती भी हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने 11,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया, अब जिनकी उम्र 40-45 से ऊपर हो गई है वो कहाँ जाएगा? जब उसे कोई काम नहीं मिलेगा तो क्या, एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ, तो क्या वो क्राइम की तरफ नहीं जाएगा? जब तुम उसे बेरोजगार कर रहे हो तो इसका मतलब दोनों सरकारें मिलकर क्राइम तो खुद बढ़ा रहे हो तुम।
तुम रोजगार देने से दोगे, जो रोजगार चल रहा है उसका रोजगार छीन रहे हो, तो कैसे क्राइम नहीं बढ़ेगा? कैसे तुम क्राइम खत्म कर लोगे? मैं तो ये अभी बीच में भी हुआ था, बस में इतनी घटनाएं आती रहती है। मैं तो सर आपसे भी कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जाइए बसों के अंदर, सुबह की पारी में एक भी मार्शल नहीं है। अभी जो बसों के अंदर चल रहे हैं वो कुछ बहुत कम संख्या है होमगार्ड की, वो पूरी तरह से वो सिर्फ शाम की शिफ्ट में, सुबह में नहीं है। सुबह जाइए किसी भी जो भारी बस स्टैंड है, मैं आपको बताऊंगा, आनंद विहार चले जाओ, त्रिलोकपुरी जैसे जो कंजेस्टेड एरिया हैं, आप उनमें अगर जाकर देखो, महिलाओं से बात करके देखो, उनसे पूछो कि आप लोग सेफ़ हो, महिलाओं से पूछो तो महिलाएं खुद कहेंगी हम सेफ़ नहीं है। क्योंकि आए दिन तो महिलाओं से छेड़छाड़ हो रही है, पॉकेटमारी हो रही है, जो हमारे ड्राइवर कंडक्टर हैं उनके साथ धारदार हथियार से लोग बाग उनको घायल कर रहे हैं। सेफ़ उनमें से कोई भी नहीं है। ये तो सिर्फ उनकी मजबूरी है कि वो कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि उनको भी अपनी नौकरी करनी है। तो अगर क्या हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? कि ये दोबारा चाहते हैं कि कोई बसों के अंदर कोई निर्भया जैसा कोई बड़ा कांड हो जाए? ये जब लोग नींद से जागेंगे? अरे तुम सोचो कि हमें नौकरी देने के बाद में ये सिर्फ हमारे घर नहीं चलाएंगे, ये जो लाखों की संख्या में जो महिलाएं हैं, ये उनकी सुरक्षा होगी बॉस। ये सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। इससे अगर ये ऑर्डर कर देते हैं जल्द से जल्द हमें नौकरी बहाल करने के, तो इसमें उनका ही फ़ायदा है। जो सारी महिलाओं की वोट इनको आएंगी, 10,000 परिवार है इनकी वोट इनको आएंगी, और जो है हमारा घर चलेगा, जो हमारा भविष्य भी अंधकार में है। अगर ये सरकार अभी भी नहीं मानती है, इतना करने के बाद भी नहीं मानती है, देखिए हमें कोई मतलब नहीं है ये विधानसभा में बिल पास करके अपनी सैलरी 2.5 लाख कर ले, 5 लाख कर ले। उसमें तो बीजेपी के भी राजी रहते हैं। जब सैलरी का प्रस्ताव आता है इनका बढ़ाने का, एक आम आदमी पार्टी के एमएलए थे, बहुत साल पहले उन्होंने एक बात कही थी, जब इनकी 1.5 लाख इनका वो था भत्ता था, 1.5 से पौने 2 लाख इनका भत्ता था, कि इस 1.5 से 2 पौने लाख भत्ते में ना मैं अपना घर नहीं चला पा रहा हूँ। आप उनसे पूछिए कि लाखों में आपको भत्ता मिल रहा है और आप अपने घर नहीं चला पा रहे, तो हम मामूली सा 15 से 20 हज़ार कमाने वाले इंसान कैसे अपना घर चलाते होंगे? और हम उसमें खुश थे, हमारे 10,000 परिवार उसमें 20,000 के वेतन में खुश थे, क्योंकि वो उससे अपने बच्चों की पढ़ाई को कवर कर रहे थे, माँ बाप बुजुर्गों को देख रहे थे, कमरे का किराया दे रहे थे, उनकी ज़िंदगी खुशहाल थी। 20 रुपये का मामूली सा उनका वेतन था, तुमने वो लोग छीन लिया, तो क्या इनके दिल से क्या दुआएं निकलेंगी? अगर सरकारें अभी भी नहीं मानती हैं तो हम, जैसा मेरे साथी ने बताया, गांधी से भगत सिंह बनने में देर नहीं लगेगी। फिर बाद में ये मत कहना कि जी हम तो तुम्हारे सपोर्ट में थे, नौकरी देना चाह रहे थे, आप लोगों ने गलत कदम उठा लिया, आपने हमें मजबूर कराया। हमने हर तरीके से, लोगों को उग्रवादी घोषित कर दिया जाए। मैं वही बता रहा हूँ। देखो, भूखा इंसान क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। जब पेट में मेरे भूख लग रही है और मुझे पता है कि सामने रिक्वेस्ट करने से मुझे खाना मिलेगा, और मैं दिन रात उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे रोटी दे दो, रोटी दे दो, लेकिन जब वो पीट करके उस साइड मुँह करके बैठ गया, उस तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही, तो मुझे तो घूम के जाना पड़ेगा ना उसके सामने, मुझे तो जाना पड़ेगा ना, तभी तो ये लोग अपनी गहरी नींद से जागेंगे। तो मैं दोनों सरकारों से एक लास्ट पुनः आग्रह करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर, कि दोनों सरकारों के हिस्से में जो काम है, जैसे दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि मैंने प्रपोजल बना के भेज दिया है, एलजी साहब को उससे अप्रूवल देना है, तो मैं एलजी साहब को भी हाथ जोड़कर 10,792 परिवारों की तरफ से एलजी साहब और बीजेपी से विनम्र निवेदन करता हूं, आप 2025 इलेक्शन का वेट मत कराओ। जो आपके हिस्से में काम आ रहा है आप उस काम को जल्द से जल्द करा दो, ताकि इनके जो घर में अंधेरा है उस घर में रोशनी आ सके, और अपने जो बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया है उसको ये उजाले में ला सके। जय हिंद। जी बिल्कुल, आप लोगों ने सुना कि कितने परिवार के लोग जो हैं यहाँ पर अपना संघर्ष कर रहे हैं, किस तरीके से बस मात्र अपना रोजगार यहाँ पर मांगते नजर आ रहे हैं। कुछ और लोगों से मैं बात करना चाहूँगा जो लगातार पिछले 12-14 महीने, जैसा आपने बताया, 12-14 महीनों से यहाँ पर हैं। जी, पिछले कितने दिनों से यहाँ पर बैठे हैं आप? सर ये धरना 27/10/2000 अक्टूबर से चल रहा है, और हम सभी जो है अपने रोज़गार की मांग कर रहे हैं, पर सरकारों ने, जैसे हमारे मित्र ने बताया, कि उन्होंने अभी तक कोई हमारे को ऐसा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है कि भाई हमारा जो है रोज़गार हमें मिल गया या नहीं मिलेगा। बस ये है कि वो बॉल की तरह से जो है खेल रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि इसमें हमने जो है ये पॉलिसी बनाई है और एलजी साहब जो है इस पर साइन नहीं कर रहे हैं, और कभी वो कहते हैं कि भाई जो एलजी साहब हैं वो उसको नहीं मान रहे हैं, साइन नहीं कर रहे हैं। तो हम तो परेशान हैं यहाँ पे कि भाई हम कब तक परेशान होंगे। तो इस बीच कैसे घर बार चल रहा है, क्या हो रहा है? सर आर्थिक संकट तो सारी अब है ही, घर के आगे क्या करें, सबके आगे आर्थिक संकट है। अब कैसे तैसे हम अपना चला रहे हैं, कभी एक टाइम खा लेते हैं या फिर देख लेते हैं कभी दाल वाल करके। तो इस टाइम बहुत परेशान है सभी 10,792 जो लोग हैं, और सभी गरीब परिवार से भी हैं। कईयों का किराए पे रहते हैं, तो फिर वो उनका रोज़ वो आ भी नहीं सकते, तो इसलिए सारे हमारी संख्या भी थोड़ी कम है। तो हम तो ये देख रहे हैं कि सरकार अगर कोई जल्द से जल्द हमारे लिए
कोई ऐसा कार्य करे जिससे हमारा पुनः हमारा रोज़गार मतलब हमारा घर बार चल सके। तो हम यही चाहते हैं कि दोनों सरकारों से हमारी अपील है कि सरकारें अब इस पर राजनीति ना करें। इस बीच आप लोग बैठे हुए इतने महीनों से, क्या मन में नहीं आया कि कोई प्लान बी देखें या फिर कहीं और नौकरी देख लें कि अब इतना टाइम हो गया सरकार नहीं सुन रही? हम तो शुरू से ऐसा सोच रहे हैं कि कोई और काम देख ले, लेकिन इन सरकार के पास जब जाते हैं तो वो कहते हैं वेट करो, हम आपका काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा समय इतना लग गया। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का, ना हम धरनाजीवी हैं। हम तो एक बेल्टधारी हैं, लोगों का नागरिकों का सुरक्षा किया है। कोविड जैसे माहौल में आपने देखा ही होगा हमने किस तरीके से चढ़ बढ़ के काम किया है। उसके बाद जब भी हम सरकार के पास गए तब भी हमको उन्होंने यही कहा कि आप रुक जाइए, आपका काम कर रहा हूँ, आप रुक जाइए, आपका काम कर रहा हूँ। ऐसे करते करते 1 साल से ऊपर कर दिया इन्होंने। आज भी दिल्ली सरकार के तरफ से एलजी साहब ने कहा दिल्ली सरकार को हमारे लिए आपके लिए प्रॉपर पॉलिसी बना के देना होगा, तब हम उस पर साइन कर देंगे। अब दिल्ली सरकार ने जब टीम गठित करी सरकारी, तो उनके सेक्रेटरी ने ये कहा कि एज पर संवैधानिक सिस्टम के अकॉर्डिंग आप हमें आदेश नहीं कर सकते हैं। हमको इस विषय में जो आदेश कर सकते हैं वो एलजी साहब कर सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा से मामला जुड़ा हुआ मामला है ये और सर्विसेज से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसमें दिल्ली सरकार आदेश नहीं कर सकती, इसमें केंद्र सरकार आदेश कर सकती है और केंद्र सरकार के एलजी साहब कर सकते हैं। तो एलजी साहब के पास इन्होंने 5 पेज का लेटर बना के दिया, उसका जवाब अभी तक नहीं आया। कल मुख्यमंत्री ने रिमाइंडर भी दिया है, तो अभी तक उधर से कुछ आया नहीं। जो सारी बात है एलजी उनके यहाँ पे टिकी हुई एलजी है। साहब के पास हमारी प्रॉपर तरीके से बातें रखी हुई है। एलजी साहब जिस दिन चाहेंगे एक साइन करेंगे और हम सब रोजगार पे चले जाएंगे। तो बिल्कुल आपने यहाँ पे सुना कि मात्र एक साइन की बात है और सभी को यहाँ पर रोजगार मिल जाएगा। ना जाने कितने परिवार जो होंगे उनकी किस्मत यहाँ पर बन जाएगी। आप देखेंगे कि कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं लगातार। पिछले 14 महीनों से सोचने वाली बात है कि जो किसान आंदोलन था कि कितनी हाईलाइट्स उसको मिली थी, कितने लोगों ने उसको कवर किया और किस तरीके से वहाँ पर मीडिया में जमकर शोर मचा। लेकिन इस प्रदर्शन को शायद ही आप लोगों ने कभी साल में 1 या 2 बार सुना होगा। ज़रूरत है इन लोगों को कहीं ना कहीं आपके ध्यान की भी, कहीं ना कहीं जो जनता का सपोर्ट है ये बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई सारे आंदोलन हमने देखा कि जनता ने जब सपोर्ट किया तो सरकार की आंखें खुली। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि जहाँ पर जनता को इन सभी के साथ के लिए, इनके संघर्ष के साथ आना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा और सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा कि आखिर क्यों इतना इंतजार इन लोगों को करना पड़ रहा है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।